Good afternoon, Archana ma'am. Am I audible? Good afternoon, Bazia ma'am. गुड आफ्टरनून सर। जी, शायद अर्चना मैम बोल गुड आफ्टरनून सर। सर दे पाएंगे अर्चना मैम आप? एक सेकंड ना सर। हाँ सर। जी, तो अब हम दो टास्क कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप दोनों लोग अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो व्हाट आई थिंक, इफ यू एग्री, देन मैंने ये किया है, चैट जीपीटी को मैंने 6 सेक्शंस फीड किए हैं डिजाइन के। अब हम चैट जीपीटी को कमांड करते हैं कि आप हमें एक 6 क्वेश्चंस बना के भेजिए, और उसी तरीके से हम पेटेंट एक्ट में भी 11 क्वेश्चंस करेंगे। इज इट ओके फॉर यू? ओके सर। देन लेट्स डू इट। तो अभी मैंने 6 सेक्शंस फीड किए हैं, एंड लेट्स गिव अ व्हाट्स अ प्रॉम्प्ट टू द चैट जीपीटी दैट generate 6 case study based question with MCQ without answers of it. And make it as much difficult as you can. Also provide justification of answer with other answers why they were wrong. Correct? Let's do it. Okay. Puspendra sir and Prabhakar sir has joined. Good afternoon, Puspendra sir and Prabhakaran sir. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। चलिए, आपसे मैं पहले 4 to 6 सेक्शन का रिवीजन ले लेता हूँ, फिर हम ये क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे पुष्पेंद्र सर, 4th सेक्शन जो है डिजाइन का, वो क्या कहता है और उसकी शॉर्ट की क्या है? सर वो प्रोहिबिशन रिलेटेड टू सर्टेन डिजाइन्स कहता है, शॉर्ट की है ओपीडीएस। ओ क्या है, पी क्या है, डी क्या है, एस क्या है? ओ माने अगर ओरिजिनल नहीं रहा तो, पी माने अगर पब्लिकेशन हो गया पहले तो, डी माने अगर वो डिस्टिंग्विशेबल नहीं है सिग्निफिकेंटली, और एस माने ऑब्सीन या फिर स्कैंडलस कुछ चीज रहेगा तो वो प्रोहिबिट होगा डिजाइन के अंडर। प्रभाकरण सर, सेक्शन नंबर 5 ऑफ द डिजाइन एक्ट के अंदर फॉर्म नंबर कौन सा लगता है एंड रूल नंबर 21 का रिलेवेंस क्या है? सर फॉर्म 1 लगता है, फीस फीस 1000 है। एंड रूल 21 का रिलेवेंस? सर रूल 11 लगता है ना सर इसमें? हाँ, 11 भी है, 21 भी है। 11 का रिलेवेंस? सर 11 का रिलेवेंस ये है कि जब भी हम रजिस्टर फाइल करते हैं तो उसके साथ 4 कॉपीज रिप्रेजेंटेशन शीट के साथ देते हैं Then? उसको। एंड देन सर कन्वेंशनल एप्लीकेशन within 6 months, then विद इन 6 मंथ्स सर। एंड देन इसमें मतलब इनकम्प्लीटनेस है कुछ भी, इनकम्प्लीटनेस है तो उसे कितने दिनों में कंप्लीट करना है? सर 6 months। 6 6 months months from where?
फ्रॉम दी फाइलिंग, फर्स्ट फाइल। फाइलिंग डेट। ओके, पुष्पेंद्र सर, सर एक सेक्शन मिनट। जी। सर ये अभी जो प्रभाकरन सर ने बोला ना 4 कॉपीज का, हम्म, तो वो रूल नंबर 11 में नहीं आएगा ना, 14 में आएगा। रूल नंबर 11 में है वो मैडम, अगर आप देखेंगे ना। क्योंकि 14 में हाँ लिखा है वो भी है, 14 में ना, भी लिखा है। दोनों में भी आता है ना। हाँ, अब मैं देख लेता हूँ, मुझे याद है वहां तक रूल नंबर 11 की पहली लाइन में ऐसा लिखा है। जस्ट लेट मी चेक। ये देखिए, एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ डिजाइन shall be accompanied by 4 4 copies। कॉपीज। ओके सर। ये रूल नंबर 11 में भी लिखा है। अब हम 14 को भी जरा सा देख लेते हैं। Representation, the 4 copies of the design required by rule number 11। तो दोनों में। जी, सही है। सर रूल 21 में ये भी है ना सर, अगर कंट्रोलर ऑब्जेक्शन करता है कंप्लीट करने के लिए, अगर 6 महीने में नहीं किया तो फिर वो अबेंडन हो जाता है। यस सर, अगर रूल नंबर 21 से 6 महीने में नहीं हुआ तो अबेंडन। और उसी में ही आता है रूल नंबर 18 भी, यानी एफईआर के रिप्लाई से। ये सेक्शन से रिलेटेड नहीं कह रहा हूँ, एक ओवरऑल टाइमलाइन समझ में आए तो एफईआर के रिप्लाई कब तक देने होते हैं डिजाइन में? हाफ टाइमिंग। पेटेंट में कब तक था? 6 महीने, तो यहाँ पर है 3 महीने। और 3 महीने में नहीं दिया तो अबेंडन। तब भी अबेंडन। अबेंडन। जी, ये दोनों जगह पर अबेंडेंट होती है एप्लीकेशन डिजाइन में। तो बस यही चीज थी। और सेक्शन 6, हाँ जी पुष्पेंद्र सर, सेक्शन 6 क्या कहता है? सेक्शन 6 सर डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है, जहाँ पे एक अगर मतलब 1 क्लास के लिए 1 एप्लीकेशन, मेनी क्लासेस के लिए मेनी एप्लीकेशन, सब क्लासेस के लिए भी अलग अलग एप्लीकेशन जाएंगे, और मेनी क्लास इक्वल्स मेनी आर्टिकल्स, ऐसे मैंने लिखा था। और और अगर लिखा। आपने एक डिजाइन फाइल की है, हम्म। उसी डिजाइन को मैं किसी और क्लास में रजिस्टर करवा रहा हूँ, तो हाँ, मुझे क्या करना होगा? तो आपको राइट्स। मुझसे परमिशन लेना होगा। अगर मैंने हाँ बोला राइट्स। तो फिर मेरा जो फाइलिंग डेट होगा वो सेम आपका हो जाएगा। मैंने अगर मना किया आपको तो आपका एप्लीकेशन मेरे नाम पे आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर, आप डेली बेसिस पे प्रिपेयर कर रहे हैं आपको, परफेक्ट। सर चलिए, मेरा यही है कि स्टार्टिंग के ही बहुत अच्छे से हो जाते, फिर आगे आगे जाते जाते सर वो वीक होने लगता है। अब आपको अपनी लेकुना पता है, तो इस बार हम उसे सक्सेस नहीं होने देंगे। करेक्ट सर? यस सर। जी, ओके। अब मैंने जगदीश ऐसा सर। सोच, जी सर, दीपक सर भी आए हैं, सॉरी। क्या बात है। हाँ जी सर। एक बोलिए सर सर। इसमें सेक्शन 6 में एक और पॉइंट था कि जिसमें कंट्रोलर अगर क्लास डिफाइंड नहीं है या फिर क्लियर नहीं है, तो कंट्रोलर खुद से क्लास डिफाइन सजेस्ट कर कर सकता है। सकते हैं, क्लास भी कह सकते हैं आपको, एंड नोवेल्टी का स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। और वो गाइड करते भी हैं इस तरीके से आपको एपीआर में। जी सही बात है सर, ये बड़ा पॉइंट है। यानी बस अगर वो। आपने कोई गलत क्लास लिखा है या फिर हाँ क्लास हाँ। नहीं लिखा है, तो कंट्रोलर आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि ये इस क्लास के अंदर आएगा। जी सर बोलिए, और क्या कहना चाहते हो? बट इसमें ये कंट्रोलर किस फॉर्म में बताएगा, मतलब वो कुछ इंफॉर्मेशन देगा कि हाँ, आपके पास कंट्रोलर ये। एफईआर में बताएगा, एफईआर में बताएगा। ओके ओके। एफईआर में कहेगा कि आपको ये नोवेल्टी स्टेटमेंट ऐसा लिखना चाहिए। तो एफईआर में कहेगा कि आपको ये मेरे पास एक एफईआर होगा, लेट मी गिव इट टू यू, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट रखिए। बट एफईआर में वो मल्टीपल क्लासेस दे सकता है ना, ऑप्शंस एज एन नहीं ऑप्शन। सर, वो एक ही क्लास देगा। और अगर नोवेल्टी का मेरे पास है ना, जो वो नोवेल्टी का स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट एज इट इज ही देगा कि भाई ऐसा ही स्टेटमेंट आपको लिखना है। मीन्स आपने जो लिखा है उसको हटाओ और ये लिखो। ये अभी 7 तारीख को ही उसकी हियरिंग हियरिंग की डे ये है ना, मेरे पास है, बाहर ही पड़ा हुआ है, मैं कहाँ ढूंढ रहा हूँ। अभी हियरिंग हुई मेरी वो उसके बारे में। अ, ये रही, ये फोल्डर, एंड इसका ओके, एफईआर हो तो आपको बताऊंगा। मैंने
बस हियरिंग के डॉक्यूमेंट्स रख दिए इसके अंदर, एफईआर नहीं रखा। मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट देखिए मुझे। ये मैंने ग्रुप में शेयर किया है। ये हियरिंग का डॉक्यूमेंट। दिख रहा है सर सभी को डॉक्यूमेंट? यस सर। यस। जी। इससे भी ना बहुत सारी चीजें यहाँ पर भी रूल एप्लीकेबल है, तो वो देखिए कहाँ कहाँ पर है। पहले तो लिखा है हियरिंग नोटिस अंडर रूल 18। तो यहाँ से आपको एक चीज हिंट मिल गई। रूल 18 किसके बारे में है? हियरिंग के बारे Hearing. में। हियरिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्सिक्वेंट टू एग्जामिनेशन ऑफ द अमेंडेड डॉक्यूमेंट, submitted by you in response to the first examination report and other documents as on record under section 5(1). तो हम डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं कौन से सेक्शन के हिसाब से? अंडर सेक्शन 5 सेक्शन 1 of the Design Act. The following objections as appended are still outstanding. यानी आपने जो ऑब्जेक्शंस किए फिर भी वो अभी भी रुके हुए हैं, अभी भी खड़े हुए हैं, एंड आर बीइंग कम्युनिकेटेड टू यू अंडर रूल 18 विथ एन ऑफर फॉर हियरिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। इफ यू do not intend to attend the hearing through video conferencing, you shall communicate the same to the office before the date of hearing, and such case of the application shall be kept in abeyance till the receipt of further communication from your end in this regard. Further, if you fail to attend the hearing on the said date or fail to submit any communication or response to this hearing notice before the date of hearing, 7/11/2025, the application shall be proceed to the next stage as per the provision of the Design Act 2000 and the Design Rule 2001. तो फिर रिक्वेस्ट की है उन्होंने कि ये अटेंड करो, ये नाम है कंट्रोलर का, रजिस्ट्रार बोलते हैं वहां पर उन्हें, एंड ये टाइम था। नहीं अटेंड किया तो सर क्या होता है इसका? तो वो फिर आगे बढ़ती है एप्लीकेशन, फिर वो कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं इस पे। ऐसा रिजेक्ट करेंगे ऐसा नहीं होगा, बट हो भी सकता है नहीं होगा ऐसा जरूरी नहीं है जी। अब ये जो बात कर रहे थे सर, जिसके लिए मैंने ये बताया, बाकी का तो ये आप ऑब्जेक्शंस दे सकते हो, सिंपल वाले ऑब्जेक्शंस ही देते हैं, कोई हार्ड नहीं है। तीसरा है स्टेटमेंट ऑफ नोवेल्टी शुड बी अमेंडेड टू। ये कंट्रोलर ने बोला है कि आपको स्टेटमेंट ऑफ नोवेल्टी यही लिखना है जो मैं दे रहा हूं, आप जो लिखोगे वो नहीं चलेगा। तो स्टेटमेंट ऑफ नोवेल्टी शुड बी अमेंडेड टू सेव एंड कॉन्फ़िगरेशन। वहां पर पहले था सेव एंड कलर, फिर उसको हटा के सेव एंड कॉन्फ़िगरेशन पे ला दिया। सो दैट्स व्हाई हाउ दिस पर्टिकुलर एफईआर इज जनरेटेड। ये एफईआर नहीं है एक्चुअली, ये हियरिंग नोटिस है। एफईआर भी इसका होगा मेरे पास, वो मैं आपको भेजूंगा। वहां पर वो जो 6 महीने का रूल होता है ना, जो 6 मंथ का रूल नंबर 21,
एंड रूल नंबर 18 से 3 मंथ्स का रिप्लाई वो भी मेंशन है ऐसे पैराग्राफ में, इसलिए मैंने ये पढ़ा था। That's it, okay? तो वो भी मैं आपको भेज दूंगा, रिफर इट। एंड अगर कभी भी ये क्या कहते हैं पूछा जाए तो हमें पता होना चाहिए, दैट्स इट, कोई जयवीर बड़ी सर, बात नहीं है इसमें। जी सर। सर एक क्वेश्चन था। गुड आफ्टरनून टू यू। यस सर। जी, ये अगर मेरे पास रिप्लाई में बना के भेज रहा हूँ FER का, तो रिप्रेजेंटेशन शीट जो हमने मॉडिफाई किया, राइट सर, एज पर कंट्रोलर्स डिमांड, तो उसमें डेट वही रहेगा रिप्रेजेंटेशन शीट में जो पुराना डेट था, प्रायोरिटी डेट वाला, या करंट डेट आएगा? सर वहां पर आप जब रिप्लाई कर रहे हो, जी अगर आपने वहां पर कोई चेंजेस किए हैं तो नई डेट आएगी, मगर आप नहीं भी करते हो, सपोज आपने डेट मॉडिफाइड नहीं भी की, तो जी आपकी डिजिटल सिग्नेचर की डेट ही डेट कंसिडर की जाती है वहां पर। ओके ओके ओके, उसमें चाहे हम पुरानी डेट डालें चाहे नई डेट डालें, कोई उसमें कोई कोई भी फर्क डेट, नहीं है। कोई भी डेट डालो, मगर वेरीफाइड होगा तभी जब वो डेट ऑफ यानी डिजिटल सिग्नेचर की डेट से ही उसको कंसीडर किया जाएगा। जी ठीक है सर, थैंक यू। अगर ये कहीं क्लोज में लिखा हुआ नहीं है तो उसके अंदर मत जाइएगा, बट ये डिटेल्ड ऐसे ही होती है, इसमें देखा इसी तरीके से होता है, करेक्ट? क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर आया अभी अभी है और वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा डेट मॉडिफाइड लिखनी चाहिए, लिखना है तो पुराने वाली मत लिखिए अगर उसमें अमेंड किया है तो। तो फिर सेक्शन 11 से अगर मैं क्वेश्चन कर लूं थोड़े से, तो फिर ये एक बार क्वेश्चन शांति से कर पाएंगे। ये MCQs मैंने किए हैं आज, ये चैट जीपीटी को कहा मैंने 6 सेक्शंस फीड किए हैं डिजाइन के, और कहा है कि आप क्वेश्चन करो हमें एज मच डिफिकल्ट एज यू कैन, और फिर हम उसको सोल्व करते हैं। तो उससे पहले हम डिजाइन का तो रिवीजन हो चुका है इस सेशन में, अब करते हैं पेटेंट का। चलिए, पेटेंट का मेरा पहला क्वेश्चन है सेक्शन नंबर 11 से। एक ही मिनट, रजत सर का कॉल आ रहा है। ये मैं इसमें बता रहा था इन लोगों को कि हियरिंग क्वेश्चन आया रूल नंबर 21 में कि क्या कंट्रोलर ये कह सकते हैं किसके बारे में, कि चेंज करो अपना क्लास एंड अपना नोवेल्टी स्टेटमेंट चेंज करो फॉर दैट, और कुछ नहीं। ओके, एज पर रूल नंबर 18। और कुछ सेशन चल रहा है, अगर कोई है तो बताइए इमरजेंसी। ओके, नहीं 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 नहीं, इंटेंशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बात है सेक्शन नंबर 11 से पहला क्वेश्चन। सुबह कितने लोग थे इसमें से? सुबह कौन कौन थे, कोई थे या सभी लोग यहाँ के ही है, दोपहर वाले ही है? सर मैं तो अभी दोपहर को सुबह शायद सुबह में तारीख दिनेश सर आए थे उसमें, आए थे कि नहीं यार? कोई सुबह में बात कितने नहीं। थे सर आज? हाँ जी, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर, यस सर। ओके, सेक्शन नंबर 11 से मेरा पहला क्वेश्चन है आपके लिए, पहले रिवीजन कर लेते हैं। प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम, प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम में अगर मैंने पार्शियली डिस्क्लोज किया है क्लेम को पहले वाली एप्लीकेशन में और कंप्लीटली डिस्क्लोज किया है दूसरे वाली एप्लीकेशन में, तो फिर डेट ऑफ प्रायोरिटी ऑफ क्लेम कौन सी मानी जाएगी? सेकंड वाली। सर सेकंड वन, सेकंड वाली, जब फुल्ली डिस्क्लोज हुई। फुली जब डिस्क्लोज। फुल्ली डिस्क्लोज हुआ है, तो बस यही चीज है। और फिर वो पोस्ट डेटिंग वाला कॉन्सिक्वेंसेस तो कल आपने देख ही लिया था, तो यस ये सर। परफेक्ट एक आंसर मिलता है आपको। अब दूसरी बात करते हैं सेक्शन नंबर 11A से। 11A पब्लिकेशन के बारे में बात कर रहा है। अगर मैंने सिर्फ एप्लीकेशन फाइल की है
तो उसका पब्लिकेशन कब होगा? 18 months. At the expiry of After 18 months. हाँ, 19th आफ्टर 18 month मंथ या एट द एक्सपायरी ऑफ 18 मंथ या 18 फिर इन द 19th मंथ। 19th month. दूसरा क्वेश्चन, कब कब पब्लिकेशन नहीं होगा? Secrecy direction. And complete Form specification. CS to CS फाइल नहीं किया तो Form and withdraw 29. कर Form 29 Secrecy फाइल कर दिया direction. गया, withdraw कर लिया। PS to CS फाइल नहीं किया या फॉर्म 29 फाइल करके कब विड्रॉ कर लिया? before Within 15 Before expiry of 15 months. 15 बिफोर months. एक्सपायरी ऑफ 15 मंथ्स। अब क्या ये मैं कह सकता हूं कि अगर मान लीजिए कि मैंने मैं एट जा द रहा टाइम ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन मैंने रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल कर दी थी, मैंने कर दी थी रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल, बट मैंने 15 महीने में ही यानी FER इश्यू होने से पहले, FER छोड़िए पब्लिकेशन होने से पहले ही मैंने फॉर्म नंबर 29 फाइल किया, तो मुझे क्या रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन की कोई अमाउंट वापस मिलेगी? 90% वापस मिलेगा। मिलती है Yes, sir. जी, रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन की 90% अमाउंट आपको मिलेगी सर। वापस Refund. मिलेगी, रिम्बर्स्ड या रिफंड ही बोल दीजिए या वापस मिलेगी। रिफंड, मेरा वापिस कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, रिफंड मिलेगा फॉर्म नंबर 29 फाइल करके। ये एक एडिशनल रिमार्क दिमाग में रखिएगा, अगर है तो ठीक है, मगर कब तक मिलेगा? जब तक फर्स्ट यानी एग्जामिनेशन उसकी स्टार्ट नहीं हो जाती है। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा कि एप्लीकेशन एग्जामिनेशन में रिफर्ड नहीं हो जाती है, उससे पहले आपको ये 90% ऑफर मिलेगी, वापस मिलेगा। और वो आपको कैसे पता चलेगा कि ये एग्जामिनेशन के लिए रिफर्ड है या नहीं है? वो पता चलता है एप्लीकेशन के स्टेटस में जाके। स्टेटस में हाँ, जब हम ये इन पास में जाते हैं ना, एप्लीकेशन नंबर। यस। हाँ, इन पास में गए हैं, एक बार दिखा भी देता हूँ ताकि क्लियर हो, ऐसा दिमाग में ना हो कि फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट हमें नहीं मिला है तब तक के लिए नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी एप्लीकेशन एग्जामिनेशन में रिफर नहीं की गई है तब तक ऐसा होगा। ये एप्लीकेशन का स्टेटस होता है, स्टेटस एक एप्लीकेशन। बट वो अगर पब्लिश ही नहीं होगी तो फिर एग्जामिनेशन के लिए तो वैसे भी नहीं जाएगी। जी सर, इसीलिए वहां पर तो गारंटी है कि 90% वापस मिल जाएगा, बट उसके बाद भी मिल सकता है ना। कब तक? ओके, हाँ, जब तक RFE स्टार्ट नहीं हुई, एग्जामिनेशन स्टार्ट नहीं हुआ। हाँ, इट इज नॉट रिफर्ड टू एग्जामिनेशन तब तक। ये देखिए, एक एप्लीकेशन नंबर देता हूँ मैं आपको, 2024 110 67820 4MY। दिख रहा है आपको ये स्टेटस? एप्लीकेशन रिफर्ड Yes, sir. अंडर सेक्शन 12 फॉर एग्जामिनेशन। अगर इस तरीके से एग्जामिनेशन में वो रिफर्ड कर दी गई है तो अब मैं भले ही फॉर्म नंबर 29 फाइल करूं, मेरी एप्लीकेशन Refund विड्रॉ नहीं तो हो जाएगी, बट मुझे कोई Refund रिफंड नहीं मिलेगा। नेक्स्ट। सर क्या यहाँ मतलब है सर? सॉरी, मैंने अभी ज्वाइन किया, वो कट गया था। जी, मैं समझाता हूँ सर। एक बार अर्चना मैडम का क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आपको रिपीट कर देता हूँ। जी अर्चना मैडम। सर ये एप्लीकेशन रेफर्ड है ना, तो यहाँ पे कभी कभी ये टू पब्लिकेशन भी देखा था मैंने, तो उसका मीनिंग क्या होता है? वो एग्जामिनेशन स्टेज में है? नहीं, उसका मीनिंग होता है कि Application अभी पब्लिश्ड नहीं हुआ है, अभी वो पहले पब्लिश होगा, और उसके बाद ये वाला स्टेटस आएगा उसका। उसके बाद ये वाला स्टेटस अपडेट होता है। ओके। इसके बाद स्टेटस आता है कि एग्जामिनेशन हो चुकी है, FER इश्यूड, फिर FER का रिप्लाई आ चुका है, आगे की ACR इश्यूड भी आ सकता है, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन रिपोर्ट, और फिर हियरिंग, और बाद में डिसमिसल। ये लिखा है नीचे, है ना? हाँ, डिस्पोज, फाइल डिस्पोज। अंडर एग्जामिनेशन एंड डिस्पोज, ये स्टेटस Okay. होते हैं इतने सारे। ओके।
एक अब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे जो पता है वो बता रहा हूँ, कोई इतनी ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं बता रहा हूँ, बट हाँ छोटी सी चीजें पता चलती है तो क्या एक और लेवल हमारा बढ़ता है, और कुछ नहीं, छोटी छोटी बात। हाँ सर वो कुछ रिपीट कर रहे थे। जी सर, आपको ही बता रहा था दिनेश सर। जी हम फॉर्म नंबर 29 फाइल करते हैं जी तो हमारी एप्लीकेशन विड्रॉ होती है, यहाँ तक क्लियर? फिर दिनेश सर, जी सर फॉर्म जी जी नंबर 29 से विड्रॉवल होता है, ये समझ में नहीं आया तो उसके डीप में मैं जाऊं, क्या ये क्लियर है? बट ये सर पब्लिकेशन से पहले सबमिट करना होता है ना 15 मंथ में। हाँ सर, अब वो भी क्लियर करता हूं दीपक सर। अब दिनेश सर, जो दीपक सर ने कहा उस माइंडसेट को क्लियर करने के लिए, उस स्टेटमेंट को क्लियर करने के लिए मैंने ये चीज दिखाई। फॉर्म नंबर 29 कब तक फाइल कर सकते हो? अब कब तक क्यों बोला मैंने? क्योंकि फॉर्म नंबर 29 का एक सिग्निफिकेंस है कि फॉर्म नंबर 29 फाइल करके आप रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन की 90% फीस वापस ले सकते हो। क्योंकि फॉर्म नंबर 29 हम विड्रॉवल के लिए फाइल करते हैं, और एप्लीकेशन जब विड्रॉ होती है तो हमें उसकी एग्जामिनेशन के लिए तो जाना ही नहीं है। ये हमारा माइंडसेट है कि हमें एप्लीकेशन कोई विड्रॉ कर लेना है। मान लीजिए फिर भी हमने अगर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल कर दिया था, उसके 4,000 रुपये दे दिए थे, तो अगर हम फॉर्म नंबर 29 को रिफर्ड फॉर एग्जामिनेशन से पहले विड्रॉ कर लेते हैं, यानी फॉर्म नंबर 29 फाइल कर देते हैं, कब एप्लीकेशन का स्टेटस ये बने रिफर्ड फॉर एग्जामिनेशन, उससे पहले, तो हमें 90% फीस ऑफ रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल यानी रिफंड हो सकती है। दिनेश सर कुछ क्लियर हुआ या कहीं पर डाउट है तो बताइए। ये सर 15 महीने से पहले पहले ही होगा ये, है ना? ये 15 महीने से पहले तो 100% आपका रिफंड मिल जाएगा, बट वो 15 महीना महीने के जहाँ बाद शुरू भी हुआ वहां पे ये रेफर फॉर एग्जामिनेशन आ जाता है? नहीं आ जाता है, क्योंकि 18 मंथ पे आपकी एप्लीकेशन पब्लिश्ड होगी। पब्लिश ठीक है होने सर। के बाद भी ऐसा जरूरी नहीं है कि तभी के तभी आपका रिफर्ड फॉर एग्जामिनेशन आ जाए। फिर भी उनके पास कितनी पेंडिंग एप्लीकेशन है वो देखा जाएगा, फिर आपकी एप्लीकेशन कब एग्जामिनर के पास गई उस दिन से आपका स्टेटस ये बनेगा। ठीक सर, ठीक ठीक ठीक। और ये स्टेटस बना यानी वो जो हम कहते हैं ना 311 या 2115 डेज, वो टाइमलाइन स्टार्ट हो गई। जी अब ये टेंजिबल फॉर्मेट में हम आ गए, समझ रहे हैं? वो But फिर sir, फिर तो हमने एग्जामिनर form- एलोकेट हो गया ना जी? एक एक करके बोलते हैं, पहले दिनेश सर फिर जो बोल रहे हो। जी, दिनेश एग्जामिनर सर। एलोकेट हो जाएगा इसका मतलब फिर? हाँ सर, रिफर्ड फॉर एग्जामिनेशन का मतलब ही हुआ कि वो एग्जामिनर एलोकेट है, वो आपकी एप्लीकेशन देख रहा है। जी यस, एनीवन एल्स कुछ पूछ रहे थे? सर मेरा था यस क्वेश्चन दीपक सर, सर। जो हम फॉर्म 29 फाइल कर रहे हैं वो विद इन 15 मंथ हमने फाइल कर दिया, तब तक तो वो आपको पब्लिकेशन भी नहीं हुआ इसका। 90% तो मिलेगा ही मिलेगा, तो हाँ, ठीक है, रिफंड clear है। मिलेगा ही मिलेगा। अब वो 15 मंथ्स के अंदर वो पब्लिकेशन भी नहीं हुआ तो उसका एग्जामिनेशन भी नहीं होगा। जब उसका एग्जामिनेशन हुआ ही नहीं है तो वो तब तो एग्जामिनेशन मिलेगा ही सर। जाएगा कैसे? मतलब नहीं वही जाएगा, आपको नहीं जाएगा, नहीं 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 सर, दीपक सर मैं ये बता रहा हूँ, आपका स्टेटमेंट सही है, बट क्या फॉर्म नंबर 29 15 मंथ पे ही फाइल कर सकते हो आप? बिफोर 15 मंथ कभी भी कर सकते हैं। चलो नहीं, मुझे 15 मंथ के बाद पब्लिकेशन के बाद फॉर्म नंबर 29 फाइल करना है, क्या मैं कर सकता हूँ? शायद नहीं। यस कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। पर फीस वापस नहीं होगा? फीस हाँ। भी वापस होगी अगर मेरी एप्लीकेशन एग्जामिनेशन में रिफर नहीं है तो। नहीं भी 15 तो महीने का ठीक क्लॉज है। क्या रह गया सर? 15 महीने का क्लोज है कि आपका पब्लिकेशन नहीं होगा। 15 महीने के अंदर अंदर अगर आपने फॉर्म नंबर 29 ओके। फाइल किया तो आपका पब्लिकेशन भी रुक जाएगा। अब दीपक सर क्लियर? आपका Yes, sir. स्टेटमेंट गलत नहीं था, मैंने Very उसमें clear, sir. एक एडिशन किया। ओके Very clear. चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 11 बी में। हाँ, इसमें 11 ए में और एक चीज रह गई, अगर मुझे अर्ली पब्लिकेशन करना है तो फॉर्म नंबर 9 Form 9, 9 एंड फीस उसकी 2500. 2.5 के। हम्म। बहुत बढ़िया सर।
न्यूज लाइव। इसमें एक मेन डाउट आता है, उसमें हाँ लिखा है सर, कि विद इन 1 मंथ आपका पब्लिकेशन हो जाएगा, तो लेकिन वो विद इन 1 मंथ फ्रॉम विच डेट, ये कंफ्यूजन रहता था। 1 month फ्रॉम फाइलिंग फॉर्म नंबर 9। हाँ सर, वो बाद में ढूंढ के निकाला मैंने, बट वही था। जी सर, वो तो सिंपल सी बात है, जब तक आप रुपये पे नहीं करोगे वो 1 month कहाँ से स्टार्ट होगा। जी, और बात भी सही है कि यहाँ पर सभी लोग ये समझ लेते हैं कि फ्रॉम दी फाइलिंग डेट, नहीं, वो डेट ऑफ फाइलिंग फॉर्म नंबर 9। ओके। 11B, रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। इसमें जो मेरा पहला ही क्वेश्चन होगा वो यही होगा बट ऑब्वियस कि कौन कौन फाइल कर सकता है Applicant and रिक्वेस्ट फॉर person एग्जामिनेशन। interested. Applicant and person एप्लीकेंट Any एंड person पर्सन इंटरेस्टेड। interested. Any person. बहुत बहुत बढ़िया, एनी पर्सन इंटरेस्टेड, एप्लीकेंट एंड एनी पर्सन इंटरेस्टेड। अगर पर्सन इंटरेस्टेड ये फाइल करता है रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, तो फिर एफईआर की कॉपी किसको मिलेगी, पर्सन इंटरेस्टेड को या फिर एप्लीकेंट को? Applicant को। दोनों को मिलेगी सर। दोनों को। ओके, उसका रिप्लाई कौन दे सकता है, एप्लीकेंट या पर्सन इंटरेस्टेड? एप्लीकेंट। एप्लीकेंट। बहुत अच्छा। तो ये एक थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, आपने कॉमन सेंस से सही आंसर दिया। चलिए एक और इसमें एडिशन करते हैं जो रिपीट ही है। हाँ, फॉर्म नंबर 18, सुबह ही एक बहुत ही अच्छा टेबल बनाने के लिए कहा था प्रदीप पाल सर ने, बहुत ही अच्छा बताया था उन्होंने, मैं अभी उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। पहले आएगा फॉर्म नंबर, फिर आएगा रूल, फिर आएगा E2C, फिर आएगा C to FER, फिर आएगा FER to एप्लीकेंट एंड लास्ट में आएगा एक्सटेंशन अमाउंट। हाँ, तो यहां पर है फॉर्म नंबर लिखना हमें, फिर आता है रूल कौन सा होगा, फिर आता है एग्जामिनर कब तक कंट्रोलर को सबमिट करेगा, फिर आता है कंट्रोलर कब तक FER बनाएगा, फिर आता है FER कब तक एप्लीकेंट को मिलेगा एंड लास्ट में आता है एक्सटेंशन लिया अगर इसका आंसर देने के लिए 3 मंथ का एक्सटेंशन बाय फॉर्म 4, तो वो कितने अमाउंट देने पड़ेंगे एक्सटेंशन फॉर्म 4 के पर मंथ के हिसाब से। चलिए पहले बोलते हैं, अगर हमने फॉर्म नंबर 18 फाइल किया, नॉर्मल एग्जामिनेशन फाइल की, अब वो नॉर्मल एग्जामिनेशन के साथ रूल कौन सा एसोसिएटेड है, 24B। 24B, वेरी गुड। और जब वो कंट्रोलर एग्जामिनर को रिफर कर देते हैं ये एप्लीकेशन, तो एग्जामिनर कंट्रोलर को कब तक वापस देगा, 1 to 3 3 months. मंथ। 1 to 3 months। और कंट्रोलर जब उसके पास एग्जामिनेशन रिपोर्ट आ गई जो कॉन्फिडेंशियल है, उसमें से वो FER कब तक बना लेगा, 1 month. 1 month. 1 month। और जब वो FER बन गया तो FER एप्लीकेंट को कब तक मिल जाएगा, 1 month. 1 month. 1 month। ओके, अब अगर हमने फॉर्म नंबर 18 फाइल किया है और FER इश्यू हो गया, FER को हमें रिप्लाई कब तक देना है, 6 months. 6 months. 6 मंथ में। उसका एक्सटेंशन कितना मिल सकता है, 3 months. 3 months. 3 मंथ्स। और पर मंथ के एक्सटेंशन की फीस कितनी है, 2000. 1000 पर मंथ, अगर फॉर्म नंबर 18 फाइल किया है तो। अब बात करते हैं फॉर्म नंबर 18A की, वो किसके लिए है, Expedited. एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशन के लिए। एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशन कौन कौन कर सकते हैं, Small entity. Small Government. पहले तो Startup. अर्चना मैडम अगर किसी में एप्लीकेंट है, बाजिया मैडम एप्लीकेंट है, तो वो कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि Female. कोई एक एप्लीकेंट Female फीमेल है, candidate. हाँ, Female. तो वो कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने इंडिया को एज एन क्या ISA. सेलेक्ट किया है, ISA, ISA. उसमें याद रखिएगा सिर्फ ISA याद ना रह जाए, इंडिया को एज एन ISA ऑथोरिटी डेजिग्नेट करना है, तब जाके आप फॉर्म नंबर 18 फाइल कर सकते हो। तीसरा, स्मॉल एंटिटी। चौथा, स्टार्टअप। पांचवा, अगर गवर्नमेंट के साथ आप पार्शियली या फुल्ली किसी भी तरीके से एंगेज हैं, तो आप क्या फाइल कर सकते हैं, 18A फाइल कर सकते हैं। और एक कैटेगरी रह गई, गवर्नमेंट भी आ गया Sir, educational Educational institute, sir. जी, Educational Education. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के तौर पे भी आप
फॉर्म नंबर 18 है, मगर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी वापस लिंकअप होना पड़ता है गवर्नमेंट के साथ, ओके ये बात है उसके अंदर। हाँ, पर बट वो भी है जो एक पॉइंट रह गया था। 6 कैटेगरी ऐसी है जिसको याद रखने जैसा है, और ये स्मॉल एंटिटी, स्टार्टअप, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये सभी चीजें हम कैसे फाइल करते हैं, किस फॉर्म से बताते हैं कि ये है। फॉर्म नंबर कौन सा यूज होता है? 25 28 कुछ तो है। हाँ, 25 नहीं है मैडम, वो है 28। 25 अभी आप फाइल करोगे, हाँ हाँ वो याद रखिएगा। 25 हर पेटेंट एजेंट जब रजिस्टर्ड होगा तो फाइल करेगा। 26 टीओ है, पावर ऑफ अथॉरिटी आपको मिलेगी। 27 वर्किंग ऑफ इन्वेंशन, एंड 28 स्मॉल एंटिटी, स्टार्टअप या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को नॉमिनेट करने के लिए एट द टाइम ऑफ फाइलिंग। ओके, चलिए बैक टू पेवेलियन आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ निकल जाता हूँ। 18A के साथ रूल कौन सा एसोसिएटेड है? 24C। 24C। अगर एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशन हमने फाइल की है तो जब कंट्रोलर एग्जामिनर को एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो एग्जामिनर कब तक उसकी एग्जामिनेशन करके दे देगा? 2 मंथ 2 months। फिर कंट्रोलर उसमें से एफईआर कब तक बनाएगा? 1 month। और एफईआर एप्लीकेंट को कब तक भेजा जाएगा? 15 days। और उस केस में जब एफईआर का रिप्लाई देना है तो वो 6 महीने में देना है, उसका एक्सटेंशन हम ले सकते हैं 3 महीने के लिए। तो एक्सटेंशन लेने के लिए फॉर्म 4 की पर मंथ फीस कितनी होगी? 2000। 2000। यही 2000 की फीस और एक जगह पर आती है फॉर्म 4 के लिए, वो कहाँ पर है? फॉर्म 3 का एक्सटेंशन। बहुत बढ़िया, फॉर्म 3 का एक्सटेंशन अंडर रूल 12 सबसेक्शन 4। बहुत बढ़िया। किसने आंसर दिया ये? अर्चना मैडम। बस अर्चना मैडम, परफेक्ट चल रहा है। तो ये टेबल में मैंने इतना ही टेबल बनाया था, फॉर्म, रूल, E2C, C2 FER एंड FER टू एप्लीकेंट। बट ये है ना, आज सुबह ही प्रदीप पाल सर ने एक्सटेंशन वाला भी ऐड करवाया। तो इस तरीके से आप जब भी पढ़े अपना माइंड ओपन रखे, और जितनी चीजें आप एक साथ इकट्ठा समझ पा रहे हैं या कोरिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें चल चुकी है, तो उसको कोरिलेट कीजिए, उतना आपका रिवीजन पक्का होता है। समझ पाए? ये बहुत अच्छा आज मुझे लगा, वो सर ने जब बोला भी तब भी मुझे अच्छा लगा था। एंड दिस इज अ वे हाउ यू शुड लर्न, हाउ यू शुड रिवाइज। अब आते हैं सेक्शन नंबर 12 में। सेक्शन 12 में थोड़ा सा मैं ऐसा सवाल करूं जिससे आपको इंटरेस्ट हो। तो जो एग्जामिनर जिस एप्लीकेशन को रिफर करते हैं, यानी एग्जामिनर कब पहले तो एप्लीकेशन को लेंगे अपने पास। अगर आप एग्जामिनर है, आपको कंट्रोलर ने जो एप्लीकेशन दी, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे उस एप्लीकेशन का? डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया। Document as per act। नहीं, वो भी नहीं। सबसे पहली चीज देखी जाती है कि वो पहले तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है और उसका पब्लिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके। ये दोनों चीज अगर नहीं है तो उस एप्लीकेशन को छूना ही नहीं है। करेक्ट? एग्जामिनर कौन सी एप्लीकेशन को छूते हैं? जो कंप्लीट है और पब्लिश्ड है। हालांकि एक ही लिखूं तो भी सही है, मगर समझने के लिए मैंने ऐसा लिख दिया, सिर्फ इतना लिख दिया कि जो पब्लिश्ड है, तो भी ठीक है, क्योंकि कंप्लीट होगी तभी तो पब्लिश्ड होगी, प्रोविजनल तो पब्लिश्ड ही नहीं होगी। बट समझने के लिए लिखा था। अब अगर एग्जामिनर किसी और डॉक्यूमेंट को देख रहा है, मान लीजिए किसी और की पेटेंट को देख रहा है, तो वो भी कैसी होगी? कंप्लीट। नहीं, वहां पर भी वो पब्लिकेशन को ही देखेगा। हो सकता है ना ऐसा कि जिन्होंने पब्लिश ना किया हो वो फॉर्म नंबर 15 फाइल करके अपना पब्लिकेशन रुकवा दे। समझ रहे हैं मेरी बात को? कनेक्ट कर पा रहे हैं ये चीज को? तो एग्जामिनर कोई भी अनपब्लिश्ड चीज को नहीं छुएगा, वो पब्लिश्ड चीज को ही छुएगा। बस ये देखना था। बाकी आपने कहा वो ठीक है कि एंटिसिपेशन देखेंगे प्रायर पब्लिकेशन से, फिर प्रायर क्लेमिंग से, फिर ये एज पर एक्ट है कि नहीं वो देखेंगे, सारे फॉर्म्स फाइल किए हैं कि नहीं।
एंड एज पर एक्ट उन्होंने स्पेसिफिकेशन को ड्राफ्ट किया है, एज पर रूल स्पेसिफिकेशन को ड्राफ्ट किया गया है कि नहीं। अब एज पर रूल का मतलब है वो रूल नंबर 13 वर्ड की लिमिट्स, रूल नंबर 15 ड्राइंग्स की स्ट्रक्चर, लाइकवाइज वो सारी चीजें चेक की जाएगी। बस ये चीज सेक्शन 12 में है। सेक्शन 13, ये दोनों डेट में किसी को कोई प्रॉब्लम, अर्लियर यानी प्रायर पब्लिकेशन एंड प्रायर क्लेमिंग, ये दोनों वर्ड में किसी को भी डिफिकल्टी हो तो मुझे बताइए। सर मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन होता है, अभी हाँ। कंफ्यूजन दूर कर देते हैं मैडम। आपने आज से पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स पब्लिश हुए देखे हैं उसे कहा जाता है प्रायर पब्लिकेशन। ये स्टेटमेंट समझ में आया? हाँ सर। ओके, अब मैं एक केस ले रहा हूं जो आपको प्रायर क्लेमिंग के बारे में समझा देगा। मान लीजिए बाजिया मैडम, आपने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन 1 फाइल किया, कब? 1/1/23 को। जी सर। और फिर प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन 2 फाइल किया 1/3/23 को। यस सर। प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन 1 में आपने कंप्लीटली डिस्क्लोज किया क्लेम 1 को, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन 2 में आपने कंप्लीटली डिस्क्लोज किया क्लेम 2 को। तो दोनों क्लेम की प्रायोरिटी क्या होगी? सर 1 वाली, PS 1/1/23 वाली। दोनों क्लेम की प्रायोरिटी, वो तो एप्लीकेशन की प्रायोरिटी होगी। C1 की प्रायोरिटी क्या होगी क्लेम C1 की? सर C1 की तो सर 1/1/23 ही होगी। C2 की? वो भी 1/3/23 होगी। वो सॉरी 1/1/23 हाँ होगी। नहीं, 1/3/23 होगी। जब वो क्लेम डिस्क्लोज हुआ था तब की होगी। हाँ सर, डिस्क्लोज हुआ तब की होगी। ठीक है सर। ओके, अब ये क्लेम की प्रायोरिटी आपको समझ में आ गई। अब यही एप्लीकेशन के साथ आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करते हैं 1/1/24 को, 12 महीने में। अब जब आपकी एप्लीकेशन देखी जाएगी, अब आपकी एप्लीकेशन को काउंटर करने के लिए, यानी जब एग्जामिनर आपकी एग्जामिन कर रहा है एप्लीकेशन को, तो उसे एक डॉक्यूमेंट मिलता है, एक एप्लीकेशन मिलती है। जो फाइल है, किस डेट पे कहूं, फाइल है आपकी ही डेट पे 1/1/23 को, विथ क्लेम C1 एंड C2। क्या है? क्लेम C1 भी है उसमें और C2 भी है उसमें। उसने भी पहले प्रोविजनल फाइल किया था। एंड बाद में इस पर्सन ने इसको कंप्लीट फाइल कर लिया। और वो भी 1/1/24 को। अब बताइए, ये जो एप्लीकेशन है, अगर मैं इस एप्लीकेशन को कहूं एप्लीकेशन नंबर A1, तो A1 आपको एंटिसिपेट करेगा या नहीं करेगा? और करेगा तो आपको क्या करना होगा? सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? ऊपर वाली चीज हमारी एप्लीकेशन है, ये जो पहले ऊपर की 3 कंडीशन है, दिस इज बाजिया मैम एप्लीकेशन। सर ये एंटिसिपेट करेगा ना? हाँ, एंटिसिपेट करेगा कि नहीं तो करेगा? पहले तो आपने उससे आंसर दिया, कौन दे रहे हैं? अर्चना मैडम दे रहे हैं। अर्चना मैडम, आपका है ना, ये आपके आंसर बहुत ही परफेक्ट होते हैं, तो आप कंफ्यूज क्यों होते हैं? आप कॉन्फिडेंस से क्यों नहीं कहते हैं? कहिए कि करेगा, ऐसा बोलिए। हाँ करेगा। हाँ, ये हुई ना बात। तो करेगा, कैसे करेगा मैडम, क्यों करेगा, किस पर्पस या किस पॉइंट से आपने कहा ये? सर क्योंकि वो क्लेम्स ऑलरेडी हमारे इसमें है ना। डिस्क्लोज हो गया। कौन से क्लेम, Disclose कौन सा क्लेम? दोनों क्लेम डिस्क्लोज है ना, मतलब एक ओके, तारीख को, एक चलो। 23 को क्लेम डिस्क्लोज हाँ, हुआ है। एंड एप्लीकेशन A1 में C1 एंड C2 दोनों क्लेम डिस्क्लोज है 1/1/23 को। ओके। तो अब बाजिया मैम की एप्लीकेशन में कहां पर फॉल्ट हुआ? तो फिर कहां पर एंटिसिपेशन हुआ? क्या क्लेम C2 C1 में नहीं करेगा मेरे एंटिसिपेशन हुआ? ख्याल से। C1 में करेगा, हाँ, C2 बाद में है तो उसको नहीं करेगा। C2 का को रेफरेंस एंटिसिपेट आता है। करेगा। C2 को ये एंटिसिपेट करेगा मैडम। C1 C1 C2 को करेगा सर।
नहीं, ये C2 यहाँ का C2 वो उस ऊपर वाले C2 को एंटिसिपेट करेगा, क्योंकि नीचे वाले एप्लीकेशन A1 में C2 क्लेम नंबर 2 की प्रायोरिटी डेट क्या है? 1/1/23। हाँ, और बाजिया मैम ने जो एप्लीकेशन फाइल की उसमें C2 क्लेम की प्रायोरिटी डेट क्या है? 1/3/23। हाँ, बाद में। हाँ, बाद में है, इसलिए क्लेम 2 को क्या करना पड़ेगा? बाजिया मैडम को निकालना पड़ेगा। और उसमें रेफरेंस भी ऐड कर सकते हैं ना? पहले रेफरेंस ऐड होगा, मगर अगर ये A1 एप्लीकेशन ग्रांट हो गई, आगे बढ़ गई, और आपके पास ये प्रूफ ही नहीं है कि भाई मेरा जो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन 2 है या क्लेम 2 है उसकी प्रायोरिटी 1/1/23 से पहले नहीं है, तो फिर आपको उसे निकालना ही पड़ेगा। सर गेटिंग में? इसमें जब हम प्रोविजनल फाइल करते हैं, मोस्टली केसेस में क्या है, हम क्लेम प्रोविजनल के केस पर डिफाइंड नहीं करते, तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में आता है। अब वो PS1 PS2 में जो क्लेम डिफाइंड सपोज नहीं हुए हैं, सिर्फ इन्वेंशन डिस्क्लोज किया हुआ है, तो उस कंडीशन में भी जो क्लेम है वो कंसिडर होगा क्या? होगा, होगा, होगा। मान लीजिए इसमें क्लेम 1 आपने नहीं लिखा है, आपने यहाँ पर क्लेम 1 नहीं लिखा है, बट क्लेम 1 को जो डिफाइन कर सके वैसा डिस्क्लोजर लिखा है, करेक्ट, हाँ। और यहाँ पर भी क्लेम 2 को डिफाइन कर सके वैसा डिस्क्लोजर लिखा है, यानी कुछ भी लिखा है जो क्लेम 2 को डिफाइन कर रहा है एनी हाउ, तो उसे कंप्लीटली डिफाइन करना चाहिए, यानी क्लेम 1 वहां से उसी डिस्क्रिप्शन से आप निकाल लेना चाहिए, आपको निकालना है, तो वो डिस्क्लोजर भी क्लेम 1 की डिस्क्लोजर में काम करेगा, यानी आपको प्रायोरिटी तब से मिलेगी, वो डिस्क्लोजर से मिलेगी जब आपने डिस्क्रिप्शन दिया था। मैंने भी यहाँ पर गलती की थी, एंड मैंने अभी यहाँ पर करेक्ट किया है कि अगर आपने सिर्फ क्लेम 1 भी नहीं लिखा है प्रोविजनल 1 फाइल करते वक्त, मगर फिर भी आपने वहां पर डिस्क्लोजर इतना सफिशिएंट दिया है कि वहां से क्लेम 1 ड्राफ्ट हो सकता है, तो वो क्लेम 1 की प्रायोरिटी आपको वहां से मिलेगी, यानी प्रोविजनल 1 फाइल करने से मिलेगी, चाहे आप कभी भी क्लेम 1 को ऐड करो। करेक्ट दीपक सर? करेक्ट ये जो दीपक सर ने भी जो बात की वो किन किन लोगों को समझ में आई, ये आप कहा किन किन लोगों को समझ में नहीं आई, जो भी हो। अगर C1 C2 क्लेम ना भी लिखा हो मगर उसको डिस्क्लोज कर दे, उतना लिटरेचर अवेलेबल है, उतना डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, तो भी आपको प्रायोरिटी जब वो लिटरेचर अवेलेबल था, जब वो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल था, वहां से मिलेगी। ये बात क्लियर है सभी को? ओके सर। बड़ा पॉइंट है सर, एक हाँ। बेसिक क्वेश्चन है, पब्लिकेशन में वो पब्लिश करते टाइम प्रोविजनल वगैरह वो भी आता है क्या पब्लिश? नहीं आता है, नहीं आता है, तो कैसे इसीलिए समझेगा फिर प्रोविजनल हाँ, में? इसीलिए एप्लीकेंट जाएगा एंटीसिपेशन करने के लिए। एग्जामिनर तो कोई प्रायोरिटी डेट को आपको नहीं देखेगा कि भाई एग्जामिनर, इसीलिए एग्जामिनर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन को रिफर करते हैं, वो आपकी ढूंढने नहीं बैठेंगे कि आपकी प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम क्या है। तो यहाँ पे दोनों का कंप्लीट सेम डेट पे ही है, तो फिर जो हाँ, अगर एप्लीकेंट ने नहीं ये किया एंटीसिपेट, तो ही हाँ, फिर एग्जामिनर पीछे जाएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अगर एंटीसिपेशन नहीं हुआ तो फिर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों एप्लीकेशन साथ साथ में चले जाएंगे। ट्रू, वेरी ट्रू। ओके सर। मे भी पॉसिबल कि एग्जामिनर उसको ना ही देखे, पॉसिबल, बराबर मैम। और ये सिर्फ और सिर्फ दूसरा यही वाला एप्लीकेंट इसको ऑब्जेक्ट करे, ये बात नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्री ग्रांट ऑपोजिशन कौन कर सकता है? एनी पर्सन। एनी पर्सन। एंड पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन कौन कर सकता है? पर्सन इंटरेस्टेड। तो ये कोई भी कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को लेके, वही पर्सन करे वो भी जरूरी नहीं है। करेक्ट है? ओके। अब ये इसमें सर ज्यादा क्लियर हो रहा है। बस एक पॉइंट और है सर, इसमें जो पहला वाला केस है बाजिया मैम वाला, इसमें अगर अर्ली पब्लिकेशन फाइल होती है, हाँ, कर तो लेते हैं, publish चलिए। पहले हो गया। अब यहाँ पर अर्ली पब्लिकेशन फाइल हुई, बाजिया मैम ने फॉर्म नंबर 9 फाइल किया और बाजिया मैडम की एप्लीकेशन पब्लिश हो गई 1/2/24 को। एंड जो दूसरा वाला है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन A1 एप्लीकेशन, उसने अर्ली पब्लिकेशन फाइल नहीं की और उनकी पब्लिकेशन हुई, इस एप्लीकेशन का पब्लिकेशन हुआ 1/1/23 से 12 महीने, 1/1/24 से 6 महीने,
1724 को नहीं 24 को ही 4 को ही कंप्लीट 12 महीने में हुआ, 12 महीने के बाद 6 महीने 18 महीने। अब देखो बाजिया मैडम की एप्लीकेशन पब्लिश्ड पहले हो चुकी है और जो A1 एप्लीकेशन है वो पब्लिश्ड बाद में हुई है, तो क्या इससे कोई कंक्लूजन पे फर्क आएगा कि C2 जो क्लेम है वो एंटीसिपेट हो रहा है बाजिया मैडम का, क्या इसकी वजह से कोई फर्क आएगा वहां पर? आंसर इज तो नहीं आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा। कुछ नहीं सर, पब्लिश तो पहले कुछ नहीं है, कभी भी पब्लिश हो सर। नहीं, बट प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम रिमेन्स सेम एंड प्रायोरिटी डेट क्लेम की वजह से एंटीसिपेशन आएगा ही आएगा। जी बोलिए सर। अगर प्री ग्रांट कोई फाइल करता है तो उस केस में ये आर्गुमेंट हो सकता है कि उसका पब्लिकेशन पहले हुआ है, तो एप्लीकेशन का पब्लिकेशन पहले हुआ है और तो जो एंटिसिपेट कर रही है उसका पब्लिकेशन हुआ ही नहीं है, तो एप्लीकेंट तो को पता ही नहीं नहीं कि वो पेटेंट नहीं फाइल नहीं हुआ तो है। एक मिनट सर। तो वहां पर क्वेश्चन है कि ये जो ओपोजिशन होगा वो किस डेट के बाद होगा? आफ्टर 1 जुलाई 2024 के बाद होगा। आफ्टर दिस डेट वो ओपोजिशन आएगा, उससे पहले नहीं आ Correct. सकता है। करेक्ट। हाँ बस सिंपल सा आंसर है। तब तक के लिए तो ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल ही नहीं है पब्लिकली। करेक्ट सर? करेक्ट। इसी वजह से जी। और पब्लिकेशन का सिग्निफिकेंस ये भी कल रजत सर ने बहुत अच्छा बताया था, भूल भी जाते हैं कभी कभी, वैसे है चीज सिंपल सी बट भूल जाते हैं। पब्लिकेशन का सिग्निफिकेंस क्या है बताइए? पब्लिकेशन से आप क्या डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, मगर कब एक बार आपकी पेटेंट ग्रांट हो जाए। नहीं, एक बार पेटेंट ग्रांट हो जाए, ग्रांट होने के बाद आप किसी पे इंफ्रिंजमेंट सूट करो और उस सूट में आप जब डैमेजेस चार्जेस करोगे, यानी डैमेजेस आप क्लेम करोगे, तो वो कहां से करोगे? डेट ऑफ पब्लिकेशन से। क्लियर है या नहीं है? और एक एग्जामिनेशन में मैं कहना भूल गया आपको, और एक चीज बताता हूँ। एग्जामिनेशन में 11B में एक होती है एग्जामिनेशन, वो होती है डिलेड एग्जामिनेशन। मैं दिखाता हूँ आपको। एक होती है एक्सप्रेस एग्जामिनेशन, दूसरी होती है डिलेड एग्जामिनेशन। ये दोनों की मीनिंग आप मुझे कहो ये क्या होता है, वरना मैं आपको बताता हूँ। एक मैंने क्या कहा? स्टॉप करा होगा वो एग्जामिनेशन। हाँ, वो डिलेड का मतलब तो वैसा ही होता है। करेक्ट, सही बात है, आपने एकदम परफेक्ट पकड़ ली चीज को। इसमें क्या बात है, ऐसा हुआ होगा। अर्चना मैडम आपका है ना थॉट प्रोसेस परफेक्ट है, मैं आपको काफी देर से सुन रहा हूँ, यानी जब से ये क्रैश कोर्स हुआ तब से। मगर आप बोलते हो ना तो ऐसा लगता है कि आप कंफ्यूज हो। ये बात सही है? ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? तो ऐसा कंफ्यूज क्यों है आप? आपकी थॉट प्रोसेस भी परफेक्ट होती है, यानी आप ऐसा समझते हैं कि मैं मुझसे कुछ गलत बात ना निकल जाए कहीं गलती से भी। हाँ सर, मतलब ऐसे पता नहीं है पक्का है या नहीं, वो नहीं पता। बट आपका थॉट प्रोसेस 90% आपको सही डायरेक्शन में लेके जाता है मैडम, ये बात तय है। चलिए पहले हम देखते हैं एक्सप्रेस। अरे भाई चलिए, है ही नहीं फॉर्म नंबर 18 कि ये सर्च नहीं कर पा रहा, क्या ही पाएगा। हाँ देखिए, इसमें लिखा हुआ है अंडर रूल 20 उसका सबसेक्शन 4 उसका सबसेक्शन 2, उसमें क्या है फीस? 5,600। अब हमें क्या करना है? हमें जाना है आईपी इंडिया पे, पेटेंट में जाएंगे, ई सिटीजन रूल्स में जाएंगे, रूल्स में जाने के बाद 20 में जाएंगे, 20 में जाने के बाद 20 का 4 का 2 ये है, दिखाई दे रहा है सभी को? जितना जूम हो पा रहा है कर रहा हूँ ना, बाकी छोटे छोटे वर्ड्स है। ओके 20 का 4, पहले 20 का 4 का 1 पढ़ लेते हैं ताकि 2 में उसका कोई रेफरेंस हो तो पता चलेगा। द टाइम लिमिट रिफर्ड इन सब रूल 2 shall be 31 month from the priority date as referred to in article 2xi
यानी किसके लिए बात हो रही है 31 मंथ की? पीसीटी रफी, एप्लीकेशन नेशनल फेज में कब फाइल होगी उसके बारे में बात है। ओके, नाउ विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन क्लोज 1, जो 31 मंथ की बात है, द पेटेंट ऑफिस में, पेटेंट ऑफिस कर सकता है, में है, ऑन एक्सप्रेस रिक्वेस्ट फाइल इन फॉर्म नंबर 18। ये जो मैंने 5600 आपको बताया है वो क्या है? एक्सप्रेस रिक्वेस्ट फाइल्ड इन फॉर्म नंबर 18, वो फॉर्म नंबर 18 से ही फाइल होती है, along with the fee specified in first schedule, जो फीस है 5600 रुपये, प्रोसेस और एग्जामिन द एप्लीकेशन एट एनी टाइम बिफोर एक्सपायरी ऑफ 31 मंथ्स। अब मैं इसको समझाता हूं, ये लिखा है ना बिफोर 31 मंथ्स, लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ, यस सर। अब इसको समझिएगा कि ये क्या कहना चाहता है, अब मैं समझाता हूं आपको। अब हम बात कर रहे हैं पीसीटी एप्लीकेशन की, पहले ये याद रखिएगा। अब मान लीजिए कोई एक एप्लीकेशन है जो यूएसए में फाइल हुई है, यूएस में फाइल हुई है ऑन 1/1/23 को, फिर उसका इंटरनेशनल फाइलिंग हुआ विद इन 12 मंथ्स, तो मैं ये ले लेता हूं 1/1/24 को, फिर वो इंडिया में फाइल होती है, नेशनल फेज एंट्री लेती है, कब तक? 23 से 24 1 बरस, 24 से 25 2 बरस, एंड 17 या 18 होगा ना 31 मंथ, हाँ 18/25 को। 26। तो ये 25 सर, 23 से चले ना, 12 और 7 24, तो ये 31 मंथ में आ गई। अब मान लीजिए इसमें हमने फाइल किया फॉर्म नंबर 18 और उसमें हमने 4000 रुपीज फाइल किए, 4000 रुपीज वाला फॉर्म नंबर फाइल किया, तो इसकी एग्जामिनेशन यानी ये एप्लीकेशन, पहले एग्जामिनर था उसके पास 99 एप्लीकेशन थी ऑलरेडी, तो ये एग्जामिनेशन, ये जो एप्लीकेशन है वो कौन से नंबर पे जाएगी? 100 नंबर पे चली जाएगी, फिर वो आगे बढ़ती रहेगी अगर हमने 4000 फाइल किया तो। अब ये केस क्या कह रहा है कि बिफोर 31 मंथ, यानी मैं यहां पर ले लूं कि ये 31 मंथ से कभी भी पहले, मान लीजिए कि ये 1/2/25 को फाइल हो गया, अब कितने मंथ में फाइल हो गया? ओनली इन 25 मंथ्स, करेक्ट। और अब अगर उस पीसीटी वाले भैया ने जो इंडिया में फाइल किया है, उस भैया ने अगर क्या किया, फॉर्म नंबर 18 फाइल किया 4000 रुपीज देके, तो उसकी एप्लीकेशन कब जाएगी एग्जामिनेशन के लिए? पेंडिंग एप्लीकेशन में भी वो जाएगी, फिर ऐसा माना जाएगा कि उसने इंडिया में रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन कब फाइल किया है? 1/8/25 को, अगर उसने नॉर्मल प्रोसेस से काम किया तो। भले ही उसने एप्लीकेशन फाइल कर दी ऑन 1/2/25 को, बट उसे एग्जामिनेशन के लिए उसकी एप्लीकेशन कब फॉरवर्ड की जाएगी? 1/8/25 को, जब वो कंप्लीट होते हैं 31 महीने तभी। अब ऐसा अगर क्यों उसे करता ये है? ऐसा नहीं करना कंप्लीट है, होने का इंतजार क्यों करता है? हाँ सर। सर वो करेंगे, पहले ये समझ लेते हैं फिर उस पर डिबेट करते हैं, मैं उस पे भी मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन में बताता हूं। मगर इसने अगर ये भाई साहब ने फाइल किए ₹5,600 तो ये एप्लीकेशन कब चली जाएगी पेंडिंग एप्लीकेशन के लिस्ट में? उसी दिन जिस दिन उन्होंने फॉर्म नंबर 18 फाइल किया, यानी मान लीजिए कि इंडिया में जब एप्लीकेशन फाइल की उसी दिन उन्होंने फॉर्म नंबर 18 फाइल किया था, तो ये एप्लीकेशन भी कब से लग जाएगी? आरएफई फाइल हुआ ऐसा माना जाएगा 1/2/25 को ही। ये पहले बात समझ में आई कि एक्सप्रेस क्या एडवांटेज देता है? सर तो ये एक्सप्रेस सिर्फ पीसीटी के लिए ही होता है, ओनली फॉर पीसीटी, जनरल के लिए नहीं होता? नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है वो भी समझाता हूं। अब इसी में ही आपका आंसर है, दिनेश सर का और आपका आंसर है, मैं इसी में ही समझाता हूं। मान लीजिए कोई एक नॉर्मल पर्सन है, ये तो पीसीटी की हम बात कर रहे हैं, ये पीसीटी को छोड़िए, एक पीसीटी भले लिखा हो, चलो अब ये एक नॉर्मल पर्सन की बात कर लेता हूं मैं बाजू में, एक भाई लेआउट बता दें, लेआउट में 2 लिखते हैं, ऐसा। अब एक नॉर्मल पर्सन है मैडम,
नॉर्मल पर्सन ने पहले ही इंडिया में फाइल की एप्लीकेशन 1123 को, उसने एग्जामिनेशन यानी ये इसको समझने के लिए, ये टाइमलाइन को समझने के लिए मैं ये करता हूं कि ये फाइल किया हुआ क्या है, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन है। और फिर प्रोविजनल के बाद उसने कंप्लीट फाइल किया कब तक, 1/1/24 को। अब वो भाई साहब जो इंडिया में फाइल कर रहे हैं उसको अभी तक कितनी फीस पे करनी पड़ी होगी? फॉर्म नंबर 1 यहाँ पर फाइल किया होगा 1600 रुपये। 1600 प्लस 1600। ओके, नहीं फिर प्लस कौन से, दूसरे कौन से? नहीं नीचे, अच्छा दोबारा फॉर्म 1 नहीं भरना पड़ेगा, फॉर्म नहीं, 2 जाएगा। 1600 रुपये ही फाइल किए हैं और अपनी एप्लीकेशन आगे बढ़ चुकी है। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन भी फाइल हो चुका है हमारा। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के लिए भी आपको कोई रुपीस फाइल नहीं कर रहे हैं। अब कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के बाद वो आते हैं, किस में आएंगे, रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल करनी है। तो रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन भाई साहब फाइल करते हैं ऑन सेम डेट 1/2/25 को। अब उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 4000। अब टोटल एक इंडियन पर्सन ने, एक नेचुरल इंडियन पर्सन ने कितने रुपए पे किए इसी दिन पे एग्जामिनेशन करने के लिए? 5600। और उसकी एप्लीकेशन एग्जामिनेशन की पेंडिंग लिस्ट में कब से पहुंच जाएगी? 1/2/25 से। यानी उसने तो फाइल कर दी ना, रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन कब फाइल की हुए ऐसा माना जाएगा? 1/2/25 को ही। एक इंडियन पर्सन को कितने रुपीस देने पड़े? 5600। अगर उसे सेम डेट पे अपनी एप्लीकेशन को, जिस दिन वो रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल कर रहा है उसी दिन अगर आगे बढ़ाना है तो कितने रुपये देने पड़े? 5600 रुपये। तो बस पीसीटी के लिए भी वो यही कहना चाहते हैं कि आप पीसीटी से भले ही आए हो, मगर आपको आज के दिन अगर आपकी एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन के लिए डालना है तो आपको कितने रुपये देने पड़ेंगे? 5600 रुपीस। बट सर तो ये पीसीटी फाइलिंग का भी सेम फीस होता है क्या? हाँ, पीसीटी फाइलिंग का मैडम फीस होता है 8604 या 8000 नहीं, ज्यादा कुछ ऐसा ही। डॉलर है। मैं दिखा देता हूँ आपको, एक ही मिनट दीजिए। हाँ, पहले दूसरा कोई क्वेश्चन था जी, बताइए। सर यही क्वेश्चन था, 31 महीने क्यों इंतजार करनी है जब उसने 5600 सर, दे दिए? 5600 दे दिए तो फिर नहीं 31 महीने इंतजार करना है। 4000 दिए तो हाँ नहीं, अगर 5600 दे दिए फिर तो उसी समय से शुरू हो जाएगा ना। हाँ, और 4000 दिए तो फिर ऐसा माना जाएगा कि वो 31 महीने के बाद वो एप्लीकेशन इंडिया में आई है, क्योंकि एक इंडियन नेचुरल पर्सन को 5600 दे के वो प्रायोरिटी मिल रही है। इसीलिए मेरा मानना, ये कहीं पर भी लिखा नहीं हुआ है, मगर ये जो जिस तरीके सा ये स्ट्रक्चर है, फी स्ट्रक्चर, मेरा यही मानना है कि ये नेशनल ट्रीटमेंट ही उसको दी जा रही है कि भाई आपको अगर ये ट्रीटमेंट चाहिए जो नेशनल को मिल रही है तो आपको भी नेशनल की तरह 4000 प्लस 1600 5600 रुपीस पे करने पड़ेंगे। जी। अब मैं पीसीटी का आपको ये बता देता हूँ। ये रिपोर्ट सेम ही टाइमलाइन में मिलता है ना, मतलब एप्लीकेशन? मैडम वो फिर तो वो 3-2 यानी वो फॉर्म नंबर 18 फाइल किया है तो 3/1/1 वो लगेगा। अब वो 3 मंथ में भी एग्जामिनर 1 महीने में भी कर सकता है, 3 महीने भी ले सकता है, कंट्रोलर 1 महीना भी लगा सकता है, 1 दिन में भी कर सकता है, और एप्लीकेशन आपको 1 दिन में भी मिल सकती है, 15 दिन भी लग सकता है। तो मैक्सिमम पीरियड आप सेम समझ सकते हैं कि 3/1/1 का रूल फिर एप्लीकेबल हो जाएगा वहां पर। इसमें सर मेरा एक डाउट है, जब प्रोविजनल जी। फाइल किया उसने 1600 सबमिट किए, ये कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस फाइल करता है उसमें भी तो हाँ। 1600 उसको देने पड़ेंगे दोबारा? नॉट एट ऑल, नहीं देने पड़ेंगे सर। आपको सिर्फ फॉर्म नंबर 2 पे जाना है और सब क्लोज 9(2) में ऐड करना है कि मैं फॉर्म नंबर 2 वापस फाइल कर रहा हूं। देखिए 1600 रुपये किसके दिए? स्पेसिफिकेशन के नहीं दिए हैं सर। 1600 रुपये एप्लीकेशन इन ऑर्डर फॉर ग्रांट के दिए हैं कि भाई मेरी एप्लीकेशन ग्रांट के लिए आगे बढ़ाओ, मैं फाइल कर रहा हूं। स्पेसिफिकेशन के लिए फॉर्म नंबर कौन सा है? फॉर्म 2। हाँ, फॉर्म 2 है वहां पर। तो चाहे प्रोविजनल हो चाहे कंप्लीट हो, उसके लिए लगता है फॉर्म नंबर 2। और फॉर्म नंबर 2 की फीस कितनी है? 0।
बट हमारे क्लियर सर? पास सर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी बताता हूँ। हमारे पास जो एसओसी है, शेड्यूल ऑफ चार्जेस हैं, जो हमारे अटर्नीज हैं जो पेटेंट फाइल करते हैं, एक्चुअली वी आर इनटू द आरएनडी, तो हमने अदर कंसल्टेंट ले रखे हैं जो कि पेटेंट हमारे फाइल करते हैं। तो उनके शेड्यूल ऑफ चार्जेस में है प्रोविजनल एप्लीकेशंस का ऑफिशियल चार्जेस 8000 है, और प्रोविजनल से हम कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करते हैं तो अगेन वो ऑफिशियल चार्जेस 8000 मेंशन्ड है उसमें। सो गवर्नमेंट बाकी तो तो प्रोफेशनल सर चार्जेस हैं वो अलग है। सर नहीं सर, व्हाट इज द प्रोसीजर टू बिकम योर कंसल्टेंट? मैं दिखा देता हूँ आपको, मैं आपके चार्जेस बचा सकता हूँ सर, फॉर श्योर। और मैं आपको दिखा के बताऊंगा। आपके पास अगर कोई एप्लीकेशन नंबर है जिसमें आपने प्रोविजनल फाइल किया है तो मुझे दीजिए, मैं आपको हाँ। अभी बता देता हूँ कि वो कैसे है। जयवीर सर, यस सर। मैं शाम को करूं कनेक्ट? जी सर, 7 बजे आपका है ही। जी जी जी, धन्यवाद सर। जी सर। सर कोई एप्लीकेशन नंबर मिलेगी दीपक सर सर? एक है सर। जी। मैं देखो कहाँ पर जा रहा हूँ, फॉर्म नंबर 2 में ही जा रहा हूँ, करेक्ट सर? और ये फॉर्म नंबर 2 फाइल करने के लिए मैं रूल में गया। अब मुझे रूल कौन सा सिलेक्ट करना है, तो पहले मैं 9(2) में जाता हूँ। यहाँ पर एक बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, देखा देता हूँ आपको। देखिए 9(3) में क्या होता है, आपने जो कंप्लीट फाइल किया है उसको आप क्या कर रहे हो, प्रोविजनल में कन्वर्ट कर रहे हो। 9(2) में आप क्या कर रहे हो, आपने जो प्रोविजनल फाइल किया है उसको आप क्या कर रहे हो, कंप्लीट में कन्वर्ट कर रहे हो। और सेक्शन 10(3) में क्या है, सेक्शन 10 रूल नंबर 13 में क्या है कि आप डायरेक्टली क्या फाइल कर रहे हो, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल कर रहे हो। 3 में क्या Okay? कर रहे हैं सर? 3 में पहले आपने कंप्लीट फाइल किया था, उससे आप उल्टा क्या कर रहे हो, प्रोविजनल के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो। ओके। जी। अब एप्लीकेशन नंबर दीजिए सर। एप्लीकेशन नंबर सर 2023 2023 110 110 35914। 35914। ओके सर, ये आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन फाइल करके रखी है और मैं इसका कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करने जा रहा हूँ। हाँ, ये एक्चुअली हो चुका है इसका कंप्लीट। जिसका हाँ नहीं हुआ है वो दूं आपको, जिसका प्रोविजनल फाइल हुआ है। हाँ सर, ऐसा दीजिए ना, जिसका कंप्लीट फाइल नहीं हुआ है वैसा दीजिए। ओके 2015 2015 सॉरी 2025110 2025110 49005 49005। ओके, ये देखिए सर, ये एप्लीकेशन है। मैं इस रिकॉर्डिंग को बाद में पहले से ही मैं इसको पहले स्टॉप कर देता हूँ और बाद में निकाल भी दूंगा ये छोटी सी पार्ट।